गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है श्री लेट राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन डुंडोद में। ऑडियोलॉजी पे चर्चा करते हुए कल हमने फ्री फील्ड फोटोन ऑडियोमेट्री के बारे में जाना। आज साउंड फील्ड ऑडियोमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको ध्वनि क्षेत्र श्रवण मिति भी कहते हैं। साउंड फील्ड ऑडियोमेट्री में छोटे बच्चे एवं नवजात शिशु की सुनने की क्षमता अथवा उन व्यक्तियों की श्रवण क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है जिनका क्लोज फील्ड ऑडियोमेट्री के द्वारा श्रवण परीक्षण करने में कठिनाई होती है। ये एक प्रकार के श्रवण मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। प्रोसीजर ऑफ द साउंड फील्ड ऑडियोमेट्री। साउंड फील्ड ऑडियोमेट्री करने के लिए एक वैज्ञानिक ऑडियोमीटर की आवश्यकता होती है, यानी कि साइंटिफिक जो ऑडियोमीटर होता है उसकी आवश्यकता होती है। साउंड फील्ड ऑडियोमेट्री करने के लिए 2 रूम परीक्षण स्थिति की आवश्यकता होती है, जिसमें जांचकर्ता और बच्चा अलग अलग रूम में बैठ सकें। 2 कमरों की इस व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि जांचकर्ता ध्वनि देने के बाद कांच से बच्चे की ध्वनि के व्यवहार का निरीक्षण कर सके। कांच की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि जांचकर्ता बच्चे को देख सके, परंतु बच्चा जांचकर्ता की हलचल को न देख सके। परीक्षण रूम में 2 लाउड स्पीकर बच्चे के सामने अथवा पीछे 45 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं। लाउड स्पीकर से 250 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज की मौखिक ध्वनि वर्बल टोन आवृत्ति दी जाती है। मौखिक ध्वनि के अतिरिक्त वाणी उद्दीपन स्पीच स्टिमुलेशन भी स्पीकर से प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे से प्राप्त होने वाली प्रक्रिया उनकी उम्र पर आधारित होती है, जैसे रोना, ध्वनि की तरफ सिर घुमाना आदि। साउंड फील्ड ऑडियोमेट्री निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि जैसे पा, बा, बा, ना, मा, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि जैसे श, सा, प्राणियों की आवाज़, साइकिल की घंटी की आवाज़, वाणी उद्दीपन का उपयोग किया जा सकता है। ध्वनि के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया देखकर श्रवण विशेषज्ञ ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं बच्चे की श्रवण दोष की गंभीरता का निर्णय ले सकता है। ध्वनि क्षेत्र श्रवण मिति के लाभ। छोटे बच्चे एवं मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों के अति उग्र प्रवृत्ति वाले बच्चे, बहुविकलांगता वाले बच्चे की श्रवण क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बहुत उपयोगी तकनीक है। इसमें सब्जेक्ट की सहभागिता कम से कम होती है। इसकी सीमाएं क्या हैं? इस तकनीक से परीक्षण करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार के परीक्षण से हम सिर्फ श्रवण दोष की गंभीरता का पता लगा सकते हैं, श्रवण दोष के प्रकार का पता नहीं चलता है। बच्चे और अभिभावक का सहयोग आवश्यक है। साउंड फील्ड ऑडियोमेट्री के परिणाम की वैधता यानी वैलिडेशन बनाने के लिए इस परीक्षण को इमीडिएट ऑडियोमेट्री बेरा परीक्षण का सहारा लेना आवश्यक होता है। तो ये एक पूरा तरह से सब्जेक्ट डिपेंड टेस्ट है, लेकिन इसमें श्रवण गंभीरता का ही पता चलता है, श्रवण दोष की गंभीरता का ही पता चलता है और उसकी टाइप का पता नहीं चलता है। इसकी वैधता को बनाए रखने के लिए बेरा परीक्षण कराना अनिवार्य होता है या उसका सहारा लेना पड़ता है। तो ये थी ध्वनि क्षेत्र श्रवण मिति। अब व्यवहारिक अवलोकन श्रवण मिति पर चर्चा करते हैं। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि परीक्षण पूरी तरह से बच्चे अथवा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन पर निर्भर है, जो कि संकेत देने के बाद दिखाई पड़ता है। ये परीक्षण केवल 6 माह की उम्र वाले बच्चों की श्रवण क्षमता का पता लगाने के लिए किया जाता है। बहुविकलांगता वाले बच्चों की श्रवण क्षमता का पता लगाने के लिए भी इस परीक्षण का सहारा लिया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए बच्चे को ऑडियोमेट्री रूम में बैठाकर पीछे दोनों तरफ से 30 डिग्री के कोण पर 2 स्पीकर रखे जाते हैं। जांचकर्ता स्पीकर के माध्यम से मौखिक स्वर देता है और ध्वनि उत्पन्न होने पर बच्चे के व्यवहार में आए हुए परिवर्तन का निरीक्षण कर लेता है, जैसे पलकें झपकना, रोने की क्रिया करते हुए रुक जाना आदि। ये प्रतिक्रिया क्षणिक होती है, अतः परीक्षण के दौरान जांचकर्ता को सावधान रहना चाहिए। यदि उच्च ध्वनि पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती है तो हो सकता है कि बच्चे में श्रवण दोष हो, और इसके परिणाम की पुष्टि करने के लिए बेरा ऑडियोमेट्री करना अति आवश्यक है। परीक्षण के विश्वसनीय परिणाम के लिए परीक्षण के दौरान 2 जांचकर्ता होने चाहिए, जिससे जब एक जांचकर्ता ध्वनि दे रहा हो तब दूसरा जांचकर्ता बच्चे के अटेंशन की प्रतिक्रिया का निरीक्षण कर सके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक रूम में बच्चे को रखा जाता है जिसमें 30 डिग्री कोण पे 2 स्पीकर लगाए जाते हैं, जिसमें अति उच्च स्वर की ध्वनि दी जाती है, और उस ध्वनि को प्राप्त होने के पश्चात बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, इससे उसकी श्रवण दोष गंभीरता का पता लगाया जा सकता है। ये मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। जब किसी व्यक्ति को श्रवण बाधिता के साथ या किसी अन्य विकलांगता के साथ श्रवण बाधिता भी हो, तब उस स्थिति में हम श्रवण बाधिता का पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके परिणाम की पुष्टि के लिए बेरा ऑडियोमेट्री कराना आवश्यक है। व्यवहारिक अवलोकन श्रवणमिति के लाभ। इसकी सहायता से नवजात शिशु की श्रवण क्षमता की शीघ्र पहचान की जा सकती है। इसके द्वारा बहुविकलांगता मंदबुद्धि वाले बच्चों की भी श्रवण क्षमता का आकलन करना संभव है। व्यवहारिक श्रवणमिति की सीमाएं, लिमिटेशंस। इस परीक्षण में समय अधिक लगता है। ये परीक्षण काफ़ी खर्चीला है। इस परीक्षण में सिर्फ श्रवण दोष की गंभीरता के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है। बच्चे एवं अभिभावक का सहयोग आवश्यक है। परिणाम की वैधता के लिए इमिटेंस ऑडियोमेट्री एवं बेरा ऑडियोमेट्री जैसे ऑब्जेक्टिव परीक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद है VRA, विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री, दृश्य पुनर्बलन श्रवणमिति। जब हम हीरिंग थ्रेशोल्ड को प्राप्त करने के लिए 10 पुनर्बलन का उपयोग करते हैं तो उसे 10 पुनर्बलन श्रवणमिति कहते हैं। इस प्रतिक्रिया को हेडफोन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि 6 माह की आयु के बालक के सिर पर नियंत्रण करने लगता है। 10 पुनर्बलन तकनीक का उपयोग 6 माह से लेकर 1 साल तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। ये तकनीक पूर्व में प्रचलित कंडीशनड ओरिएंटेशन रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री का परिवर्तन रूप है। कैसे करते हैं इसको? साउंड फील्ड ऑडियोमेट्री की तरह इस परीक्षण के लिए भी 2 परीक्षण रूम वाले ऑडियोमेट्री रूम की आवश्यकता होती है, जिसमें एक रूम में जांचकर्ता बैठता है और दूसरे रूम में बच्चे के माता पिता के साथ बैठाया जाता है। परीक्षण रूम बच्चे के सामने की माइल्ड लाइन की और 2 छोटे छोटे स्पीकर रखे जाते हैं। प्रत्येक स्पीकर के ऊपर आकर्षक चित्र अथवा गुड़िया रखी जाती है।
प्रत्येक बार ध्वनि दिए जाने पर चित्र अथवा गुड़िया में बल्ब जल जाता है, जिससे प्रत्येक बार ध्वनि देने पर बच्चे को गुड़िया का अथवा चित्र दिखाई दे। इस प्रकार बच्चे को प्रशिक्षित किया जाता है कि जब ध्वनि आए तो बच्चा गुड़िया अथवा चित्र को देखे। इस प्रकार बच्चा धीरे धीरे लाइट और ध्वनि के बीच सामंजस्य एसोसिएशन को समझने लगता है। एक बार बच्चा इस सामंजस्य को समझ जाता है तो फिर सिर्फ ध्वनि देने पर ही बच्चा ध्वनि की ओर सिर घुमाता है तो बच्चे को उसके प्रतिक्रिया के लिए गुड़िया अथवा चित्र में लाइट जलाकर 10 पुनर्फलन दिया जाता है। विजुअल रीइंफोर्समेंट तीव्रता को 5 dB से अथवा 10 dB के स्टेप में घटाकर बच्चे का हीरिंग थ्रेशोल्ड पता लगाया जाता है। इस प्रकार की तकनीक का उपयोग कर बच्चे की श्रवण क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षण में भी जांचकर्ता मौखिक स्वर के अतिरिक्त वाणी उत्दीपक का भी प्रयोग कर सकता है। अब एडवांटेज ऑफ विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री के श्रवण दोष के गंभीरता का पता चलता है, बच्चे को पुनर्बलन मिलता है। लिमिटेशंस, इस तकनीक के द्वारा बच्चे में परीक्षण करने में अधिक समय लगता है। ये एक खर्चीला परीक्षण है, ये एक सब्जेक्टिव परीक्षण है। तो ये थी ऑडियोमेट्री, जिसमें हमने ध्वनिक्षय श्रवण मिति, व्यवहारिक अवलोकन, दर्श पुनर्बलन श्रवण मिति के बारे में जाना। अब हम ऑडियोमेट्री करने के पश्चात जिस आलेख के द्वारा ये पता चलता है कि क्या रिस्पांस मिला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ओरली बता देता हूँ, उसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे प्योर टोन ऑडियोमेट्री परीक्षण की प्रक्रिया के बारे में लिखें। प्योर टोन थ्रेशोल्ड प्राप्त करने की विधि का उल्लेख करें। व्यवहारिक अवलोकन क्या है, इसके लाभ बताएं। टेस्ट पुनर्बलन क्या है, इसकी प्रक्रिया पर चर्चा करें। ध्वनिक्षय श्रवण मिति क्या है, इस परीक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। आदि क्वेश्चन इस तरह के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। छात्रों, ठंडक बहुत हो रही है, जिसमें चाय बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में आप लोग भी चाय और काढ़ा आदि पीते रहिए तथा स्वस्थ बने रहिए। छात्रों, प्योर टोन ऑडियोमेट्री के परिणाम को एक ग्राफ के रूप में आलेखित यानी इंटरप्रेट किया जाता है, जिसे ऑडियोग्राम कहते हैं। ऑडियोग्राम शब्द ग्रीक भाषा के ऑडियो और ग्राम के मिलने से बना है, जहां ऑडियो का अर्थ सुनना और ग्राफ का अर्थ दर्शाना होता है। इस प्रकार ऑडियोग्राम श्रवण क्षमता की तीव्रता का मापन हर्ट्ज में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हर्ट्ज में तीव्रता का मापन।
और उसे एक्स अक्ष पे दर्शाया जाता है, जबकि आवृत्ति का मापन डेसिबल में किया जाता है, डीबी में। जिसे वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। प्रत्येक तीव्रता पर प्राप्त मरीज की प्रतिक्रिया को ऑडियोग्राम पर इंटरप्रेट यानी प्लॉट किया जाता है। ऑडियोग्राम को आलेखित करते समय कुछ विशेष चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकृत इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड हैं। AC राइट ईयर को इससे दर्शाते हैं, AC लेफ्ट ईयर को इससे दर्शाते हैं तथा BC लेफ्ट को इससे और BC राइट को इससे दर्शाते हैं। प्रत्येक कान की वायु चालकता और अस्थि चालकता के लिए अलग अलग चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार दाएं कान और बाएं कान की प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए अलग अलग रंग के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे दाएं कान के लिए लाल और बाएं कान के लिए नीले रंग का उपयोग किया जाता है। राइट के लिए रेड, लेफ्ट के लिए ब्लू। ऑडियोग्राम आलेख व्याख्या, ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन। ऑडियोग्राम व्यक्ति की श्रवण क्षमता और उसकी श्रवण विकलांगता की गुणात्मक क्वालिटेटिव और मात्रात्मक क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार की सूचना को दर्शाता या प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ऑडियोग्राम श्रवण दोष के प्रकार और श्रवण दोष की गंभीरता की उपयोगी सूचना प्रदान करता है। इस प्रकार ऑडियोग्राम से हमें प्रत्येक कान की अलग अलग सूचना भी प्राप्त होती है, जिसे ऑडियोलॉजिस्ट और ओटोलॉजिस्ट मरीज को उचित निदानात्मक सुझाव और उपचार करने की प्रबंध योजना बनाने में सहायता मिलती है। वायु चालकता और अस्थि चालकता में अंतर। ईयरबोन गैप का अर्थ है कि वायु चालकता अस्थि चालकता वाइब्रेशन में अंतर। इसके द्वारा श्रवण दोष के प्रकार टाइप ऑफ हियरिंग लॉस की जानकारी मिलती है। प्योर टोन एवरेज से डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस की जानकारी मिलती है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री मरीज में प्राप्त 500 वोल्टेज, 1 किलो वोल्टेज और 2 किलो वोल्टेज की आवृत्ति पर प्राप्त वायु चालकता कंपायन एसी थ्रेशोल्ड की प्रतिक्रिया की PTA प्रस्तुत करती है। प्योर टोन औसत की गिनती करते समय इन्हें इसके लिए महत्वपूर्ण आवृत्ति माना गया है, क्योंकि ये 3 आवृत्ति संभाषणात्मक कन्वर्सेशनल आवृत्ति हैं, जिसमें 80% मानव की वाणी की आवाज़ सम्मिलित होती है। इस प्रकार की प्योर टोन औसत के आधार पर ऑडियोग्राम को कहते हैं प्लॉट किया जाता है, जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ PTA निकालने का फार्मूला।
500 किलो वोल्टेज पे जो आवृत्ति प्राप्त होगी, 1 किलो वोल्टेज पे जो आवृत्ति प्राप्त होगी, 2 किलो वोल्टेज पे जो आवृत्ति प्राप्त होगी, उसको 3 से भाग देके हम उसकी गंभीरता का पता लगा सकते हैं। यहाँ यदि मान लेते हैं 500 पे हमें 20, 1 किलो पे 15 हुआ, 2 किलो पे 15, हो गया जाके ये 350, लगभग मैं परिणाम बता रहा हूँ, ये श्योर नहीं है। अगर ये मिलता है 15×3=45, तो यहाँ पे 76 होगा, तो इसको हम पूरा 18 मान लेंगे। अगर यहाँ पे ये 45 होता तो इसको यहाँ पे हम 17 मानते। अब ये देखते हैं ये 18 जो है हमारी श्रवण अक्षमता की किस गंभीरता में आ रहा है, तो ये 0 से 25 dB के बीच में है, जो कि नॉर्मल हियरिंग लॉस की ओर इशारा करता है। इसी प्रकार से श्रवण आगे की आलेखों को भरते हुए हम प्योर टोन एवरेज निकाल के श्रवण गंभीरता का पता लगा सकते हैं। 26 से 40 dB माइल्ड होता है, 41 से 55 मॉडरेट होता है, 56 से 70 मॉडरेट सीवियर होता है, 71 से 90 सीवियर होता है और 91 से अधिक अति तीव्र यानी प्रोफाउंड माना जाता है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ द प्योर टोन एवरेज, ये मैंने आपको बता ही दिया। ऑडियोग्राम की व्याख्या करते समय निम्न इस सुझाव का पालन करना चाहिए। ऑडियोग्राम को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रत्येक कान के AC और BC थ्रेशोल्ड के पेन एवरेज की गिनती करनी चाहिए। यदि AC और BC थ्रेशोल्ड प्योर औसत समान स्थिति में हो तो और थ्रेशोल्ड के बीच का अंतर 10 dB से कम हो तो ऑडियोग्राम को समान श्रवण क्षमता के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए। परंतु AC थ्रेशोल्ड असमान हो और BC थ्रेशोल्ड समान हो तब ऑडियोग्राम को संवहनी यानी सेंसरी न्यूरल कर्ण बधिरता के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए। यदि AC और BC थ्रेशोल्ड असमान है और उनके बीच का अंतर 10 dB से कम है, उसे संबंधित कर्ण बधिरता के रूप में व्याख्या करनी चाहिए। परंतु जब AC और BC थ्रेशोल्ड असमान स्थिति में हो और उनके बीच का अंतर 10 dB से अधिक हो तो उसे मिश्रित कर्ण बधिरता के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए। श्रवण आलेख के प्रकार। अनएडेड श्रवण आलेख, जब मरीज कोई श्रवण यंत्र अथवा कोई आवाज़ को बढ़ाने वाला यंत्र को नहीं पहने होता है तब ऑडियोग्राम रेखांकित कहते हैं, तो उसे एडेड श्रवण आलेख कहते हैं। और जब मरीज श्रवण यंत्र अथवा कोई आवाज़ बढ़ाने वाला यंत्र पहने होता है तब इस ऑडियोग्राम को बनाया जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑडियोग्राम, एडेड अनएडेड यानी कि जब उसने कोई भी किसी भी प्रकार का श्रवण यंत्र नहीं या ध्वनि बढ़ाने वाला यंत्र नहीं पहना है तो ऐसे ऑडियोग्राम को अनएडेड ऑडियोग्राम कहेंगे। लेकिन यदि उसने किसी भी प्रकार का आवाज़ बढ़ाने वाला यंत्र पहना है या ध्वनि बढ़ाने वाला यंत्र पहना है तो ऐसे ऑडियोग्राम को एडेड ऑडियोग्राम बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ श्रवण आलेख
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑडियोग्राम। विभिन्न आवृत्तियों के आधार पर श्रवण क्षमता की मात्रा की सूचना पर ऑडियोग्राम की आकृति को आकार देते हैं। श्रवण अक्षमता और ऑडिटरी सिस्टम के प्रभावी क्षेत्रों के कारणों को ऑडियोलॉजिस्ट रेखांकित कर सकता है, जो कि ऑडियोग्राम के आकार पर निर्भर होता है। प्रायः ऑडियोग्राम की आकृति का अनुसरण किया जा रहा हो। तो ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन से प्रत्येक बालक के प्रत्येक कान की बची हुई श्रवण क्षमता जैसी बहुमूल्य जानकारी मिलती है, जिसमें इस सूचना के आधार पर बच्चों को दिया गया श्रवण यंत्र उसकी कान की बची हुई श्रवण क्षमता रेसिडुअल हीयरिंग के अनुसार है या नहीं जांच कर सकता है, अर्थात शिक्षक बच्चों के श्रवण यंत्र का मूल्यांकन कर सकता है। डेनियल लिंक 6 साउंड टेस्ट परीक्षण का उपयोग करके श्रवण यंत्र का प्रभाव और उसकी कार्यकुशलता का मूल्यांकन कर सकता है। एक हमारे महोदय हुए डेनियल लिंक साहब, जिन्होंने 6 साउंड टेस्ट दिया था। 6 साउंड्स होते हैं, उनका टेस्ट करके पता लगाया जाता है। ये जब स्पीच थेरेपी दी जाती है तो सर्वप्रथम उस 6 साउंड टेस्ट का उच्चारण कराया जाता है, जो कि हम लोग आगे आने वाले विषय में जानेंगे। शिक्षक ऑडियोग्राम को देखकर बच्चों की श्रवण प्रशिक्षण और भाषा की पाठ्य योजना बना सकता है। ऑडियोग्राम की आलेख की व्याख्या के आधार पर शिक्षक कक्षा में बच्चों के लिए उपयुक्त बैठने हेतु व्यवस्था कर सकते हैं। उदाहरण, जैसे तीव्र दोष वाले बच्चे को कोने पर बैठा सकते हैं क्योंकि उसे अपने श्रवण यंत्र से उपयुक्त लाभ मिल रहा है, जबकि अति तीव्र श्रवण दोष वाले बच्चों को शिक्षक सामने बैठा सकता है, जिससे वो आराम से लिप रीडिंग कर सकें, क्योंकि उसकी बची हुई श्रवण क्षमता कम होने के कारण उसे अपने श्रवण यंत्र से कम लाभ मिलता है। शिक्षक अभिभावक को उपयुक्त शैक्षिक विद्यालय के लिए मार्गदर्शन दे सकता है, अर्थात कौन से बच्चे को विशेष विद्यालय की आवश्यकता है और किसको समान विद्यालय की आवश्यकता है, इसके बारे में अभिभावक को मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके आधार पर शिक्षक बच्चों की प्रगति को बढ़ाने के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री TLM टीचर लर्निंग मटेरियल की तैयारी कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को जांच सकता है और इसके आधार पर शिक्षण संरचना को तैयार कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ पर श्रवणवती बच्चों के शैक्षणिक पुनर्वास में यूनिसेंसरी अप्रोच या मल्टीसेंसरी अप्रोच का उपयोग करना है तो इसका निर्णय भी ले सकता है, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। बच्चों के शैक्षिक विकास के बारे में उसके अभिभावक को मार्गदर्शन दे सकता है, उन्हें अपने बच्चे के लिए उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता कर सकता है। इसके आधार पर वो अपने हैबिलिटेशन कार्यक्रम का मूल्यांकन कर सकता है एवं उसके द्वारा कार्यक्रम को परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे श्रवण आलेख यानी ऑडियोग्राम को परिभाषित कीजिए। आप श्रवण आलेख की व्याख्या कैसे करेंगे, समझाइए। वायु चालकता और अस्थि चालकता में क्या अंतर है, स्पष्ट करिए। वायु और अस्थि चालकता में अंतर के आधार पर श्रवण आलेख की व्याख्या कीजिए। विशेष शिक्षक के लिए श्रवण आलेख के महत्व को समझाइए। प्योर टोन का मतलब यानी प्योर टोन क्या हो, PTA का मतलब यानी प्योर टोन एवरेज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे ऑडियोग्राम का चैप्टर समाप्त होता है और अगला चैप्टर जो है हमारी इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री का है कि इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री कैसे की जाती है, इसके बारे में हम अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आपको आपकी कक्षा के बारे में, विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।